नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आईना सच का। दुनिया भर में ऐसे कई कानून हैं जिन्हें सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। आज हम एक ऐसे ही मामले पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं निमिषा प्रिया की, एक भारतीय नर्स जिसे यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। क्या है पूरी जानकारी, हम आगे बताएंगे आपको इसी शो में। 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के चूरू में वायुसेना का एक जैगुआर लड़ाकू विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दोनों पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई। आगे पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। अक्टूबर-नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। विपक्षी दल, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इसे पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं और बिहार बंद का आह्वान भी कर चुके हैं। फिर हम आपको बताएंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने ISS पर मूंग मेथी उगाकर अंतरिक्ष कृषि का सफल प्रयोग किया है, जिससे भविष्य में आत्मनिर्भर अंतरिक्ष जीवन की उम्मीद जगी है। उन्होंने स्टेम सेल और माइक्रो एल्गी पर भी शोध किए हैं, जो भोजन, ऑक्सीजन और चिकित्सा में क्रांति ला सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं निमिषा प्रिया की, एक भारतीय नर्स जिसे यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। 16 जुलाई को उन्हें फांसी दी जानी है और ये खबर सुनकर हर कोई यही सोच रहा होगा कि उन्हें कैसे बचाया जा सकेगा। आज के अपने इस विशेष शो में हम आपको बताएंगे निमिषा प्रिया के इस पूरे मामले के बारे में, यमन में उन भयावह और अमानवीय कानूनों के बारे में और भारत में मौत की सजा के प्रावधानों पर भी एक नजर डालेंगे। 16 जुलाई 2025 को यमन की राजधानी सना में एक भारतीय नागरिक को फांसी दी जाने वाली है। वो भारतीय नागरिक हैं निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया एक केरल की नर्स जो कभी बेहतर भविष्य के सपने लेकर यमन गई थी, अब मौत की सजा का सामना कर रही है। यह मामला न केवल एक हत्या के कानूनी परिणामों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे युद्धग्रस्त यमन हूती विद्रोहियों का नियंत्रण और भारत की सीमित काल कूटनीतिक पहुंच इस स्थिति को और जटिल बना देते हैं। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ की रहने वाली एक नर्स है, जो 2011 में बेहतर भविष्य के सपने की तलाश में अपने परिवार के साथ यमन की राजधानी सना गई थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए और निमिषा यमन में ही रह गई। उन पर तलाल महदी नाम के एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप लगा। बताया जाता है कि तलाल महदी उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहा था और निमिषा ने उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन दिया, जिसकी ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई थी। यमन की अदालत ने निमिषा को दोषी करार दिया है और उन्हें मौत की सजा सुनाई है। यह मामला तब और जटिल हो गया जब यमन हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में आ गया। भारत सरकार और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने निमिषा को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अब तक की ये कोशिशें नाकाम साबित होती दिख रही हैं। निमिषा को बचाने का एक रास्ता ब्लड मनी का था, लेकिन मृतक के परिवार ने इसे ठुकरा दिया। यमन में मौत की सजा देने के तरीके बेहद भयावह और अमानवीय हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देश मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए फांसी के कम दर्दनाक तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन यमन में ऐसा नहीं है। यमन में इस वक्त फांसी का एक ही तरीका प्रचलित है और वो है दोषी को गोली मारना। इसकी प्रक्रिया और भी क्रूर है। दोषी को जमीन, गलीचे या कंबल पर लिटा दिया जाता है। इसके बाद एक जल्लाद एक ऑटोमेटिक राइफल से लेटे हुए गुनहगार की पीठ पर गोलियां चलाता है। जल्लाद पीठ पर एक खास जगह निशाना लगाता है। वह जगह होती है जहां दिल होता है। यह निशान एक डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। कई राउंड फायर किए जाते हैं, जिससे दोषी की पीठ की रीढ़ की हड्डी नष्ट हो जाती है और दिल के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। यमन में कुछ मामलों में जहां दोषी को अतिरिक्त हुदूद अपराध यानी इस्लामिक कानून के तहत जो निर्धारित अपराध होते हैं उसका दोषी पाया जाता है, तो उसे मौत की सजा के आवेदन से पहले कोड़े मारने की सजा भी दी जाती है।
यह सजा निजी और सार्वजनिक दोनों तरह से दी जा सकती है। यमन में मृत्यु दंड के अपराधों की सूची काफी लंबी है, जिसमें न केवल हिंसक कृत्य बल्कि कई इस्लामी और अन्य अपराध भी शामिल हैं। मई 2024 में हूतियों के नेतृत्व वाली एक अदालत ने सऊदी गठबंधन के साथ सहयोग करने के आरोप में 44 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, जो इस बात का प्रमाण है कि यमन में मौत की सजा का प्रावधान कितना व्यापक है। निमिषा की मां और परिजनों ने भारत सरकार से अपील की थी कि बेटी को बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गईं ताकि सरकार राजनयिक दबाव और बातचीत के जरिए सजा को रुकवा सके, लेकिन यमन की प्रतिक्रिया विहीन स्थिति और वहां की अस्थिर सत्ता के कारण अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन यमन की इस अमानवीय सजाओं को लेकर लगातार आलोचना करते रहे हैं। यमन की भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को गोली मारकर फांसी देने की तैयारी हो रही है। यह घटना भारतीय समाज में बहस को एक बार फिर से जीवित कर रही है कि भारत में मृत्यु दंड कैसे दिया जाता है, किन मामलों में दिया जाता है और क्यों इसकी प्रकृति यमन जैसे देशों से इतनी भिन्न है। भारत में भी मृत्यु दंड का प्रावधान है, लेकिन यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभ से दुर्लभम जो मामले हैं उनमें दिया जाता है। बहुत ही रेयर होता है तब भारत में फांसी की सजा दी जाती है। भारत में मौत की सजा देने का एकमात्र तरीका फांसी है। भारतीय न्यायपालिका आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में फांसी देने में कोई कोताही नहीं बरतती। इसके कई उदाहरण भी हैं, जैसे अजमल कसाब जो मुंबई 26/11 हमलों का दोषी था, अफजल गुरु जो संसद पर हमलों का दोषी था, याकूब मेमन मुंबई सीरियल बम धमाकों का दोषी था। इन मामलों में फांसी देने में कोई कोताही नहीं बरती गई। हाल ही में तहव्वुर राणा भी आतंकवाद फैलाने और आतंकी साजिश रचने का आरोपी है और उस पर भी भारत में मुकदमा चल रहा है। भारत में भी फांसी की सजा हमेशा से एक बहस का मुद्दा रही है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। भारत मृत्यु दंड को अत्यधिक दुर्लभ और गंभीर अपराधों के लिए ही सुरक्षित रखता है, जबकि यमन जैसे देश कई बार बिना पारदर्शिता या निष्पक्ष प्रक्रिया के ही फांसी दे देते हैं। और निमिषा प्रिया का जो मामला है इस फर्क को और भी अधिक स्पष्ट करता है। तो देखा आपने यमन के कानून कितने कठोर और अमानवीय हैं और निमिषा प्रिया किस तरह का हालात का सामना कर रही हैं। एक तरफ जहां पूरा भारत उनकी वापसी की दुआ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यमन में हर पल मौत का साया मंडरा रहा है। यह मामला न केवल निमिषा के जीवन का सवाल है, बल्कि यह मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न भी है। निमिषा प्रिया का मामला एक ऐसी कहानी है जिसमें सपनों, संघर्षों, त्रुटियों और त्रासदी का सम्मिलन है। यह इस बात की याद दिलाता है कि जब कोई भारतीय नागरिक विदेश में कानून के शिकंजे में फंसता है तो उसे बचाने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और मानवीय संवेदना की भी जरूरत होती है। अब देखना यह है कि क्या निमिषा प्रिया को बचाया जा सकेगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम करेगा, क्या अंतिम समय में कोई चमत्कार हो पाता है या यह मामला इतिहास में भारत की एक और दर्दनाक कूटनीतिक विफलता के रूप में दर्ज होगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। बुधवार 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के चूरू जिले में एक बड़ा विमान हादसा हो गया, जहां भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की जान चली गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और शोक की लहर दौड़ गई। यह हादसा रतनगढ़ तहसील के भानुदा गांव के पास दोपहर में हुआ था। भारतीय वायुसेना का यह जगुआर फाइटर प्लेन सूरतगढ़ एयरबेस से एक नियमित परीक्षण मिशन पर उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान अचानक अनियंत्रित होकर एक कृषि क्षेत्र में आग के गोले में तब्दील हो गया। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने आसमान से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, जिसके तुरंत बाद खेत में आग की लपटें और धुएं का गुब्बार उठता देखा गया। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई और घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई।
राजलदेश्वर पुलिस थाने से एक दल तुरंत मौके पर रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने पुष्टि की कि विमान भानुदा गांव के राजलदेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बचाव दल जब घटनास्थल पर पहुंचा तो उन्हें विमान का मलबा बिखरा हुआ मिला और दुखद रूप से पायलटों के शरीर के अवशेष अत्यधिक क्षतिग्रस्त अवस्था में पाए गए। रक्षा सूत्रों और समाचार एजेंसी ने इस हादसे की पुष्टि की। भारतीय वायुसेना ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि यह रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान चूरू के पास उनका एक जैगुआर ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें दोनों पायलटों को जानलेवा चोटें आई थी। वायुसेना ने यह भी बताया कि इस हादसे में किसी भी नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वायुसेना ने घटना पर गहरा खेद व्यक्त कर कहा और शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़े रहने की सांत्वना दी। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी आदेश दे दिया गया है। जांच में तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि या अन्य संभावित कारण पर विस्तृत रूप से ध्यान दिया जाएगा। यह दुर्घटना भारतीय वायुसेना के लिए गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यह जैगुआर विमान से जुड़ा तीसरा हादसा है। आपको बता दें कि मार्च 2025 में हरियाणा के अंबाला में एक जैगुआर एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस हादसे में पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहा था। फिर अप्रैल 2025 में जामनगर एयरफील्ड से उड़ान भरने के बाद एक और जैगुआर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय वायुसेना के अनुसार वह हादसा भी तकनीकी खराबी के कारण हुआ था। उस समय भी 2 पायलट सवार थे, जिनमें एक पायलट सिद्धार्थ यादव ने विमान को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाकर हजारों जानें बचाई थी और अपने साथी पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश खुद बाहर नहीं निकल पाए थे और उनकी जान चली गई थी। जुलाई 2025 में, जो अभी कल हुआ है, चूरू में यह हादसा लगातार तीसरे जैगुआर विमान क्रैश के रूप में सामने आया। जैगुआर विमान, जिसे 1989 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, अब पुराने हो चुके हैं। पिछले 40 से अधिक वर्षों की सेवा में जगुआर बेड़े से जुड़े 50 से अधिक छोटे और बड़े हादसे हुए। कई रक्षा विशेषज्ञ और पायलट इन दुर्घटनाओं का कारण विमान के रोल्स रॉयस टर्बोमेका एडोर MK 811 इंजनों को बताते हैं, जिनमें पर्याप्त थ्रस्ट की कमी है। इन लगातार हो रहे हादसों ने भारतीय वायुसेना के पुराने जैगुआर बेड़े की सुरक्षा और परिचालन क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे MiG-21 विमानों की तरह इन्हें भी उड़ते ताबूत कहे जाने की बहस छिड़ गई है। हादसे के बाद वायुसेना ने घटनास्थल की ओर 2 हेलीकॉप्टर भी रवाना किए। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और पुलिस टीमें भी मौके पर पहुंचाई गई थी। भारतीय सेना की एक बचाव टीम भी क्षेत्र को सुरक्षित करने और जांच की सहायता के लिए पहुंची थी। स्थानीय अधिकारियों ने निवासियों से घटनास्थल से दूर रहने का आग्रह किया, ताकि बचाव कार्य और जांच बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। फिलहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। देश इन वीर पायलटों के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वहीं बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े प्रमुख नेता शामिल हैं, इस प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर बिहार बंद का आह्वान भी किया गया। इसी गहमा गहमी के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आयोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 पर एक पोस्ट साझा किया, जिसने इस पूरे प्रकरण को एक नया आयाम दे दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि बिहार में मतदाता सूची का यह गहन पुनरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो सकें। विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद आयोग ने अपनी प्रक्रिया पर दृढ़ता दिखाई है। चुनाव आयोग द्वारा पोस्ट किया गया अनुच्छेद 326 भारतीय लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है। यह अनुच्छेद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनावों के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने का प्रावधान करता है। इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे वयस्क मताधिकार,
प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह मतदान करने का हकदार होगा। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए व्यक्ति को अनिवास, गैर निवासी, चित्त विकृति यानी कि मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट अवैध आचरण के आधार पर किसी भी विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। इस अनुच्छेद को पोस्ट करके चुनाव आयोग ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उसका पुनरीक्षण अभियान केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र वयस्क नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में ना रहे। और अब 2003 की मतदाता सूची का क्या महत्व है, तो आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल है, उसे संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्राथमिक दृष्टिकोण से योग्य माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों के नाम 2003 की उस पुरानी सूची में शामिल हैं, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से लाखों मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों को जो पुराने मतदाता हैं। आयोग ने यह भी बताया कि वह जल्द ही 2003 की बिहार मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। यह सुविधा बिहार के लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के लिए विशेष रूप से सहायक होगी, क्योंकि वे अपने नाम को आसानी से ढूंढ पाएंगे और विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए गणना प्रपत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले संबंधित हिस्से को निकाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के लिए भी एक सरल प्रक्रिया बताई है जिनके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है। ऐसे मतदाताओं को केवल अपने जन्मस्थल जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज ही उपलब्ध कराने होंगे। यह प्रावधान उन युवा मतदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद होगा जिनके पास शायद स्वयं के पुराने दस्तावेज उपलब्ध ना हो, लेकिन उनके माता पिता के नाम पुरानी सूची में हो। बिहार में वर्तमान में 243 विधानसभा सीटें हैं और 7.89 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक सटीक और अद्यतन मतदाता सूची का होना अनिवार्य है। विपक्ष हालांकि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहा है, जिसमें संभावित रूप से कुछ वर्गों के मतदाताओं को बाहर करने की कोशिश का आरोप भी शामिल है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने बयानों और अनुच्छेद 326 पर पोस्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य केवल एक त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे पुनरीक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा, स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की यह बहस क्या मोड़ लाती है और चुनाव आयोग किस तरह से अपनी निष्पक्षता और संवैधानिक जनादेश को बनाए रखता है। और अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की। अंतरिक्ष में किसान बने शुभांशु शुक्ला मूंग और मेथी की खेती से लेकर स्टेम सेल शोध तक की अनोखी यात्रा कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर अपने मिशन के दौरान सचमुच सितारों के साथ एक किसान की भूमिका निभाई। उनके इस असाधारण प्रयास से अंतरिक्ष में स्थायी जीवन की संभावनाओं को एक नई दिशा दी है। अपने एक्सिम 4 मिशन के अंतिम चरण में शुक्ला ने न केवल वैज्ञानिक प्रयोग किए बल्कि मूंग और मेथी के बीजों को अंकुरित करके एक अद्वितीय कृषि प्रयोग को भी अंजाम दिया। शुभांशु शुक्ला ने ISS पर एक पेट्री डिश में मूंग और मेथी के बीजों को अंकुरित किया है, जो तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि अंतरिक्ष में भी जीवन पनप सकता है। इन अंकुरित बीजों को बाद में ISS पर एक विशेष स्टोरेज फ्रीजर में रखा गया। यह पूरा प्रयोग एक गहन शोध का हिस्सा है जिसका उद्देश्य यह समझना है
कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी बहुत कम गुरुत्वाकर्षण वाली स्थिति बीजों के अंकुरण और पौधों के शुरुआती विकास को कैसे प्रभावित करता है। यह शोध भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को अपने भोजन की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ सकता है। इस अंकुरण प्रयोग का नेतृत्व धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के वैज्ञानिक सुधीर सिद्धापुरेड्डी कर रहे हैं। एक्सिमोम स्पेस ने एक बयान में कहा है कि पृथ्वी पर वापसी के बाद इन बीजों को कई पीढ़ियों तक उगाया जाएगा। वैज्ञानिक इन बीजों के आनुवंशिकी, उनके माइक्रोबियल पारिस्थितिक तंत्र और उनके पोषण प्रोफाइल में होने वाले परिवर्तनों का बारीकी से अध्ययन करेंगे। इस शोध से यह पता चलेगा कि अंतरिक्ष पर्यावरण में उगाए गए पौधों में कोई आनुवंशिक और पोषण संबंधी बदलाव आते हैं और क्या वे भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। शुक्ला ने केवल फसल के बीजों पर ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण प्रयोग में माइक्रो एल्गी, एक प्रकार की शैवाल है, उसको भी संग्रहित किया है। माइक्रो एल्गी पर गहन शोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें भोजन, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि जैव ईंधन का उत्पादन करने की अद्भुत क्षमता होती है। इनका लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा उन्हें लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों पर मानव जीवन का समर्थन करने के लिए आदर्श बनाते हैं। यदि माइक्रो एल्गी को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है तो यह भविष्य के अंतरिक्ष उपनिवेशों के लिए एक स्थायी जीवन समर्थन प्रणाली का आधार बन सकती है। शुक्ला ने फसल बीज प्रयोग के लिए भी तस्वीरें ली, जिनमें 6 किस्मों को मिशन के बाद कई पीढ़ियों तक उगाया जाएगा। इसका अंतिम लक्ष्य अंतरिक्ष में टिकाऊ खेती के लिए आनुवंशिक विश्लेषण के लिए वांछनीय लक्षणों वाले पौधों की पहचान करना है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनकी एक्सियोम 4 टीम ने ISS पर कुल 12 दिन बिताए हैं। वे 10 जुलाई यानी आज पृथ्वी पर वापसी कर सकते हैं। हालांकि उनकी वापसी की यात्रा फ्लोरिडा तट पर मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगी। नासा ने अभी तक एक्सियोम 4 के अंतरिक्ष स्टेशन से अलग अलग होने की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन मिशन ISS से 14 दिनों तक जुड़ा रहेगा। एक्सियोम स्पेस की चीफ साइंटिस्ट लूसी लो के साथ एक हालिया बातचीत में शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि इसरो देश भर के राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करने और कुछ शानदार शोध करने में सक्षम रहा है। मैं सभी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए स्टेशन पर यह काम कर रहा हूँ। यह रोमांचक और खुशी की बात है। उनके शब्दों में वैज्ञानिक और अनुसंधान समुदाय के प्रति गहरा सम्मान और कृतज्ञता झलक रही थी। शुक्ला ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके शोध कार्य विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में फैले हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से स्टेम सेल रिसर्च के बारे में अपनी उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा, स्टेम सेल रिसर्च करने और बीजों पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव को देखने से लेकर स्टेशन पर स्क्रीन के साथ बातचीत करते समय अंतरिक्ष यात्रियों पर संज्ञानात्मक भार का मूल्यांकन करने तक यह शानदार रहा है। स्टेम सेल रिसर्च पर विस्तार से बात करते हुए शुक्ला ने कहा, एक विशेष शोध जिसके बारे में मैं वास्तव से उत्साहित हूँ वह है स्टेम सेल रिसर्च। वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्टेम कोशिकाओं में सप्लीमेंट जोड़कर रिकवरी या विकास को तेज करना या चोट की मरम्मत करना संभव है। उन्होंने यह शोध करने के लिए ग्लव बॉक्स में काम करने के अनुभव को भी बहुत अच्छा बताया। स्टेम सेल में मानव शरीर की किसी भी कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है और अंतरिक्ष में इन पर शोध से पृथ्वी पर भी कई बीमारियों के इलाज और चोटों के तेजी से ठीक होने में मदद मिल सकती है। इस पूरे मिशन में शुभांशु शुक्ला ने न केवल एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री के रूप में बल्कि एक समर्पित वैज्ञानिक और अंतरिक्ष कृषि के अग्रदूत के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीवन को बेहतर बनाने और लंबी अवधि के मिशनों को संभव बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयोग भी किए हैं।
उनके काम से भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर खेती को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में देश की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। शुभांशु शुक्ला का मिशन भारतीय विज्ञान और नवाचार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो भविष्य की पीढ़ियों को अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने और वहां जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित करेगा। आप देख रहे थे आईना सच का। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसे गूगल पर सर्च किया है। नमस्कार।